नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती सीरीज मोटर में प्रतिकारी वाइंडिंग किस लिए लगाई जाती है। तो साथियों, इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिकारी कुंडली को क्या कहा जाता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहा जाता है। आपने कंपनसेटिंग वाइंडिंग का नाम सुना है, पर प्रतिकारी कुंडली इसे निम्न भाषा के अंदर कहा जाता है। तो साथियों, जब मोटर को स्टार्ट की जाती है तो स्टार्ट करने के बाद जो इसका आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और यह विद्युत धारा क्या होती है, जब मोटर स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आ जाती है। अर्थात विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के संगम करने के दौरान जो इसमें फ्लक्स बनता है, उस फ्लक्स के अंदर कमी या एक विकृति उत्पन्न होने लगती है। अर्थात एक इस पे प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, आर्मेचर रिएक्शन। अर्थात आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स के अंदर जो आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसके साथ हुई कमी या वृद्धि होने के कारण इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव कहा जाता है। मोटर को स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर उपस्थित आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और विद्युत धारा का संपर्क मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ होता है, जिसके कारण जो फ्लक्स है, फ्लक्स के अंदर कमी उत्पन्न होने लग जाती है। अर्थात मुख्य फ्लक्स को यह क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, जिसके कारण वोल्टेज की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, कमी। और इस पूरे प्रभाव को क्या कहा जाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहा जाता है। साथ में ही वोल्टेज की कमी होने के कारण यहाँ पे ब्रशों के अंदर जो कार्बन ब्रश उपयोग किए जाते हैं, उन पे स्पार्किंग होने लगती है। तो इन्हीं को कम करने के लिए स्टेटर के श्रेणी क्रम में, स्टेटर भाग के श्रेणी क्रम के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, जिसे प्रतिकारी कुंडली कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। इनके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित करने के बाद मोटर के अंदर जो पावर फैक्टर, अर्थात पावर फैक्टर होता है, उसके अंदर पावर फैक्टर में भी सुधार किया जा सकता है, अर्थात हो जाता है। तो ये अभी आप ध्यान रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बता देता हूँ। एसी सीरीज मोटर के उपयोग कहाँ, किन क्षेत्रों में किए जाते हैं। तो फ्रिज के अंदर, वैक्यूम क्लीनर, रिकॉर्ड प्लेयर, रेलवे ट्रैक्शन कार्यों के अंदर एसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लेमिनेटेड होता है। तो साथियों, इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बात कर लेते हैं। लेमिनेटेड का मतलब होता है आर्मेचर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाना। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि माइकल फैराडे ने एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत दिया, जिसमें उसने यह बताया कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान जो प्रत्येक चालक है, वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी भी चालक को घुमाया जाए तो वह चालक क्या है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। और इस विद्युत वाहक बल के कारण जो वाइंडिंग या जो कोर होती है, जो लोहे की बनी होती है या नरम लोहे की, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से, मतलब लिमिट से भी ज़्यादा वैद्युतिक शक्ति की खपत करती है। और इस पूरे दोष को क्या कहा जाता है, एडी करंट क्षति कहा जाता है। और जिसको
कम करने के लिए डीसी जनरेटर या डीसी मशीनें हैं, उनका आर्मेचर को लैमिनेटेड किया जाता है। साथियों, लैमिनेटेड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। इसके इसलिए कहा जाता है कि अगर एक पूर्ण लोहे का उपयोग किया जाए तो इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह विद्युत धारा अत्यधिक विद्युत शक्ति खपत करती है, जिसे कम करने के लिए यहाँ पे इन जो लोहे की पट्टियों को टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, लैमिनेटेड कहा जाता है। और यह इसलिए किया जाता है कि मोटर के अंदर होने वाली एडी करंट क्षति को कम किया जा सके। तो साथियों, यह एडी करंट क्षति किन बातों पर निर्भर करती है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। WE बराबर KE BM स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर T स्क्वायर और वोट V। साथियों, ये होती है शक्ति, जिसे किस में कहा जाता है, वाट में दर्शाया जाता है। उसके बाद में KE यहाँ पे क्या है, नियतांक है। अब बात की जाए BM की, तो BM यहाँ पे क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसे किस में दर्शाया जाता है, वेबर प्रति मीटर में दिखाया जाता है। F का मतलब यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, जिसे किस में दर्शाते हैं, हर्ट्ज के अंदर। T यहाँ पे क्या है, समय मत समझना, यहाँ पे क्या है, जो पट्टी है हमने पट्टियों में विभाजित किए हैं उनकी मोटाई है। और V यहाँ पे वोल्टेज मत समझना, V है जो कोर है, कोर का आयतन। तो यहाँ पे एक एडी करंट लॉस है वो इन बातों पे निर्भर करती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पे, प्रवाहित की जाने वाली आवृत्ति, T की अर्थात है यहाँ पे कोर की मोटाई, और V का अर्थात है कोर का आयतन। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन B। अगला हमारा प्रश्न है, चार पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या क्या है। तो साथियों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बात बताता हूं कि जब हम समांतर पथों की संख्या निकालते हैं, समांतर पथों की संख्या को दर्शाया जाता है A से। किससे दर्शाया जाता है, A। तो निकालने के लिए हमें क्या किया जाता है, पोलों की संख्या, जिसे हम P से दर्शाते हैं, गुणा के अंदर प्लेक्स, अर्थात वो वाइंडिंग किस प्रकार की है, अर्थात प्लेक्स की संख्या। तो पोलों की संख्या हमें कितनी दी गई है, 4। प्लेक्स कितने हैं, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब 2। तो हमारे पास समांतर पथों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 2 8। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, D हमारा सही आंसर आ जाता है। और इसी प्रश्न से आप इस हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग दर्शाई गई है। तो साथियों, आपके सामने जो चित्र बना है, इस चित्र के अंदर सिंगल लेयर वाइंडिंग, अर्थात जिसे बास्केट वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है, यह वाइंडिंग दर्शाई गई है। अब यहाँ पे इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान होती है कि प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट के अंदर जो आर्मेचर खांचा होता है उसमें केवल एक ही कॉइल स्थापित की जाती है, तो वह सिंगल लेयर कहलाती है। यहाँ पे जो देखें, यहाँ पे हमारे पास जो बने हैं खांचे, 1 2 3 4 5, मतलब ये खांचे हैं। इसके अंदर वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट करके इसने वापस यहाँ पे ख़त्म कर दी, अर्थात एक खांचे के अंदर एक ही वाइंडिंग है। अगर दूसरी वाइंडिंग स्टार्ट करते तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे। तो ये क्या है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है, जिसे आप बास्केट वाइंडिंग भी कह सकते हो। अब दूसरी बात, मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे एक ये भी बता देता हूँ कि सिंगल लेयर वाइंडिंग के अंदर जो स्लॉटों की संख्या है, अर्थात खांचे हैं, वो खांचे कम्यूटेटर
जो अपने कम्यूटेटर सेगमेंट है, कम्यूटेटर सेगमेंट के दोगुना होते हैं। जो खांचे बने होते हैं वो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के दोगुने के बराबर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जनरेटर में यांत्रिक संतुलन के लिए डमी कॉइल को प्रदान किया जाता है, अर्थात जो रोटर का यांत्रिक संतुलन है, यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए जनरेटर में डमी कॉइल उपयोग में की जाती है। अब डमी कॉइल होती क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि आर्मेचर के जो खांचे हैं उन खांचों की संख्या में कुंडलन के नियम में मेल नहीं खाती है, अर्थात खांचों की संख्या अधिक हो जाती है और कुंडलियों की संख्या कम रह जाती है। तो इसलिए इसमें क्या किया जाता है, अलग से कुंडली डाली जाती है जो कि धारा को धारण नहीं, जिसकी वजह से डमी मतलब इसे डमी कॉइल कहा जाता है। जैसे अभी हमने पीछे वाइंडिंग देखी तो इसमें जो खांचे की संख्या है, जो खांचों की संख्या क्या रहती है कि इसमें कुंडलियों की संख्या, तो कुंडली की संख्या कम और खांचे अधिक रह जाते हैं। तो अधिक रहने के कारण इसके अंदर अलग से कॉइल डाल दी जाती है जिसमें किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं करती, तो उसे डमी कॉइल कहते हैं। डमी का अर्थ है एक डेमो। तो इस प्रकार की समस्या जो उत्पन्न होती है, अर्थात मोटर डगमगाने लग जाती है, तो रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए यहाँ पे डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस बात पर निर्भर करता है? तो साथियों, इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूँ। EB बराबर 5 ZNP बटे 60 गुणा में A। साथियों, EB का अर्थ है बैक ईएमएफ। डीसी मोटर के अंदर जो गुणन करती है, तो आर्मेचर गुणन करने के बाद जो फील्ड पोल के चुंबकीय फ्लक्स काटता है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसे विरोधी विद्युत वाहक बल कहा जाता है, और ये हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बैक ईएमएफ कहा जाता है। ये किस बात पर निर्भर करता है? फाई यहाँ पे क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, फाई। जेड यहाँ पे क्या है, कंडक्टर की संख्या। पी यहाँ पे क्या है, पोलों की संख्या। ए है समांतर पथों की संख्या। और यहाँ पे अब क्या बच गया, फाई, जेड, पी। अब बच गया एन। एन यहाँ पे है कुंडलियाँ। तो साथियों, एक विद्युत वाहक बल या एक विरोधी विद्युत वाहक बल इन बातों पर निर्भर करता है कि उत्पन्न हुआ फ्लक्स, कंडक्टरों की संख्या, पोलों की संख्या, समांतर पथों की संख्या, इन सभी के पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक शेडेड पोल मोटर में सैंडिंग कॉइल का उपयोग किस लिए किया जाता है? शेडेड पोल मोटर में सैंडिंग कॉइल का उपयोग घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक शेडेड पोल मोटर के अंदर सैंडिंग कॉइल का उपयोग घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? साथियों, डीसी जनरेटर में के कम्यूटेटर की सफाई करने के लिए
एक जो तरल पदार्थ उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है CTC। CTC का अर्थ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका उपयोग है। अब हम बात करें कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग तो अग्निशामक में भी किया जाता है, सही बात है साथियों। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो फॉर्मूला हुआ है CCl4। अब आपको बता देता हूँ, यह एक रंगहीन तरल पदार्थ है और इसकी एक मीठी गंध है और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, डाइवर्टर वाल्व का व्यापक रूप से उपयोग उन व्यावसायिक एप्लीकेशन की एक विशिष्ट श्रृंखला में किया जाता है जिसमें रासायनिक विनिर्माण व प्रसंस्करण हो, कूलेंट हो, चिकित्सालय एवं दवा सेवाएं, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रसंस्करण, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, डाइवर्टर कॉइल का व्यापक रूप से उपयोग उन व्यावसायिक एप्लीकेशन में एक विशिष्ट श्रृंखला में किया जाता है जिसमें रासायनिक विनिर्माण, कूलेंट, चिकित्सा सेवाएं, स्वच्छता आदि शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ई। अगला हमारा प्रश्न है, एक लैप वाइंडिंग डीसी मशीनों में कंडक्टर की संख्या 100 है और समांतर पथों की संख्या 10 है, औसत पिच का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, औसत पिच का फॉर्मूला क्या है? औसत पिच को दर्शाते हैं YA से, जिसे Z अर्थात कंडक्टरों की संख्या बटे समांतर पथों की संख्या। समांतर पथों की संख्या Z, यहाँ पे 100 कंडक्टर है, समांतर पथों की संख्या 10, तो कितना आ गया हमारे पास? 10 हमारा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे एक लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में कंडक्टर की संख्या 100 है और समांतर पथों की संख्या 10 है, तो औसत पिच का मान हमेशा कितना आएगा? 10 आएगा। और ये हमारा आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।